नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 14 अप्रैल 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आज डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल है बंगाल नीड्स नो रेड क्लिफ लाइन ऑफ हेट्रेड। यहाँ पे बंगाली पॉलिटिक्स की बात कर रखी गई है और ये बोला गया है कि बंगाल में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो बंगाल में वायलेंस होता है। इसको डायरेक्ट एक्शन डे 1946 के साथ सीधे सीधे ऑथर ने यहाँ पे कनेक्ट किया। ऑथर ने बोला है कि भाई देखिए, अगर आप ये सोचते हो कि बंगाल में ही इलेक्शन के समय पे वायलेंस होता है तो गलत है। अगर आप ये सोचते हो कि डायरेक्ट एक्शन डे वाले दिन हिंदू मुस्लिम्स आपस में एक दूसरे को बंगाल में ही काट रहे थे तो ये बात गलत है। कुल मिला के देखा जाए तो इस आर्टिकल में कोई प्रॉपर स्टैटिस्टिक नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक अच्छा थॉट प्रोसेस है। अभी उस थॉट प्रोसेस को समझाने के लिए इस वीडियो में टाइम नहीं है। रीजन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिसमें प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स हैं वो मैं इंक्लूड करता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस थॉट प्रोसेस को किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँ। तो अभी के लिए आर्टिकल डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इन क्लाइमेट चेंज नॉइस इंडियाज रोल एज अ कंडक्टर। देखिए, अभी 22 या 23 अप्रैल के लगभग पे जो बाइडेन लीडर्स समिट लेंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और यहां पे ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया के ऊपर, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा इंटेंस प्रेशर डाला जाएगा कि आप अपने कार्बन न्यूट्रल होने के गोल बताइए, मतलब एक टारगेट फिक्स डेट बताइए कि आप किस दिन कार्बन न्यूट्रल हो जाओगे। अब दुनिया भर की जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं कार्बन चेंज के ऊपर ज्यादा फोकस मार रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि देखिए, क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में ये दुनिया रहने लायक नहीं रह जाएगी। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो पहले पास्ट में तो अच्छा खासा एमिशन कर चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट को कंट्रोल किया जाए, तो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, खासकर इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप एक टारगेट दो कि लॉन्ग टर्म में आप कब क्लाइमेट जीरो हो जाओगे, नेट जीरो हो जाओगे, मतलब आपके कार्बन एमिशंस और आपका कार्बन न्यूट्रलाइजेशन थ्रू योर नेचुरल रिसोर्सेज ये बराबर हो जाएगा। ऐसे केसेस में इंडिया का क्या रोल हो सकता है, इसके बारे में बात की गई है। इससे रिलेटेड आर्टिकल्स मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, ये भी डिस्कस करूंगा। रीजन बीइंग ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स मिल सकते हैं जो कि आप एग्जाम्स में अपने आंसर में कोट कर सकते हो, और इस पर्टिकुलर टॉपिक से यूपीएससी मेंस में सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं। ऐसे भी इससे आ सकता है। एनवायरमेंट तो एक ऐसा फील्ड है जहां से ऐसे आ ही जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल स्टेप, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लॉस। इस रिस्पेक्ट में मैं आपको ये बोलूंगा कि आप एक काम करिए, मेरे 8 अप्रैल 2021 के द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में जाइए। वहां पे मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लेके। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में क्या था और 2021 के जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो कैसे अलग हैं, और इन अमेंडमेंट्स लाने के लिए भी 10 साल से ऑलरेडी बहस चल रही है। तो आप इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को देख लीजिए आके, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में आपको काफी कुछ पता चल जाएगा, पुराने एक्ट के बारे में भी और नए एक्ट में क्या चेंजेस किए हैं उसके बारे में भी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो बताए गए हैं वो मैं जल्दी से आपके साथ डिस्कस भी कर लूंगा। ऐसा नहीं आर्टिकल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आर्टिकल डिस्कस करूंगा क्योंकि ये टॉपिक भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। वुमेन्स राइट्स को लेके आप इस इंफॉर्मेशन को कोट कर सकते हो, और कहीं ना कहीं सीधे सीधे सवाल भी बन सकता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट्स 2021 पे सीधा सवाल आ सकता है। इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनदर बिगनिंग। यहां पे बात की जा रही है इंडिया की वैक्सीन स्ट्रेटजी को लेके। इंडिया में कोरोना के केसेस एकदम से आसमान छू रहे हैं। सरकार इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। हम लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन वैक्सीन को तो अप्रूवल दे दिया, लेकिन अब हम दूसरी वैक्सीन को अप्रूवल दे रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली ही अभी आपका, मैंने कल जो करंट अफेयर्स बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एसईसी कमेटी ने जो आपकी स्पटनिक 5 नाम की वैक्सीन है उसको रिकमेंड कर दिया है, और अब ये सुनने में आ रहा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी उसको अप्रूवल दे दिया। मतलब अब स्पटनिक 5 को भी इंडिया में बना के इंडिया के लोगों को दिया जा सकता है। यहां पे बेसिकली फार्मा को विजिलेंस क्या है, होता यह है दोस्तों कि देखिए, जिस वैक्सीन के ट्रायल इंडिया में नहीं हुए, जैसे फाइजर मॉडर्ना, ऐसी बहुत सी वैक्सीन हैं जिनके ट्रायल इंडिया में नहीं हुए। जिन वैक्सीन के ट्रायल इंडिया में नहीं हुए उनमें ब्रिजिंग स्टडीज कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो ट्रायल्स हुए हैं वो किसी और रेस के ह्यूमंस पे हुए हैं। अभी वो कोई गलत रिस्पॉन्स तो नहीं लेके आएंगे इंडियन पॉपुलेशन पे, इसकी स्टडी कराना जरूरी होता है। ये जो आप कह सकते हो स्पटनिक 5 वैक्सीन है उसके लिमिटेड ट्रायल्स इंडिया में हुए, तो उसको अभी के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। इंडिया की वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी में सरकार की क्या गलती रही है, इसके 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए। जैसे कि सरकार ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के प्रॉपर ट्रायल्स क्यों नहीं कराए जब समय था, सरकार ने बाकी वैक्सीन को सही समय पर अप्रूवल क्यों नहीं दिया, सरकार ने इनफ स्टॉक्स क्यों नहीं मेंटेन किए जितना यूएस यूके ने फाइजर मॉडर्ना जैसी वैक्सीन के कर रखे हैं। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे कुछ बात की गई है, इन पॉइंट्स को यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट एक आर्टिकल है बिम्स्टेक को लेके। ये जो बिम्स्टेक है आपका, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। रिसेंटली आप कहोगे कि इसके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो वर्चुअली मीट किए 1 अप्रैल को।
बिम्स्टेक को इंडिया पिछले कुछ सालों में ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। क्या बिम्स्टेक सार्क का अल्टरनेटिव बन सकता है? क्या बिम्स्टेक एक ऐसा रीजनल इनिशिएटिव बन सकता है जहां पे इंडिया की सेंट्रल इंपॉर्टेंस हो? इन सब चीजों के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। मतलब बिम्स्टेक की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में यहाँ बातचीत करी गई है। तो इसको मैं देखूंगा, थोड़ा अलग टॉपिक है। बिम्स्टेक एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से दोनों से इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो और आप कह सकते हो आर्टिकल है आज। एक इमीडिएट वैक्सीनेशन इज अ मस्ट इन इंडियन यूनिवर्सिटी और एक लेसन फ्रॉम कोविड-19। देखिए भाई, ये दोनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वीडियो में डिस्कस करने का समय नहीं है, तो इन दोनों आर्टिकल्स के फैक्ट्स को, स्टैटिस्टिक्स को मिला के एक वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। एक वीडियो में लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही डिस्कस कर सकता हूं, सब कुछ एक वीडियो में डिस्कस नहीं हो सकता है फॉर ऑब्वियस रीजन। 40 से 50 मिनट की वीडियो में लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही आ सकती है। 40 से 50 मिनट की वीडियो से ज्यादा बना देता हूं तो वो टू मच हो जाती है। टॉपिक्स को थोड़ा तोड़ तोड़ के छोटे में दिखाओ तो आप लोग वैसे भी इंटरेस्ट दिखाते हो, और वैसे ही 40 मिनट का एडिटोरियल काफी होता है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको वो अलग अलग टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपको उससे हेल्प मिल रही है तो आप चैनल पे मेंबर बन के मदद कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। फोटोज, वीडियोस, आपके मैसेजेस का रिप्लाई करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मेरे इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। मैं जो बाकी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता हूँ उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। इंडिविजुअल टॉपिक्स पे जो वीडियोस बनाता हूँ, जैसे कि ये जो एडिटोरियल के आर्टिकल्स छूट रहे हैं इनके लिए जो मैं सिंगल इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। इन क्लाइमेट चेंज नॉइस, इंडियाज रोल एज अ कंडक्टर। न्यू दिल्ली नीड्स टू इंट्रोड्यूस इक्विटी, डिफरेंशिएशन एंड जस्टिस इन द नेट जीरो डिबेट। क्या बोला जा रहा है? रिसेंटली न्यूज आई थी, आपने सुना ही होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय, एक्चुअली में इस न्यूज को मैंने कवर भी किया था। तो यूनाइटेड स्टेट्स के स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट जॉन कैरी साहब ये इंडिया में आए, और इंडिया में आके इन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेके बातचीत करी। और क्लाइमेट चेंज को लेके एक्चुअली में बातचीत क्या हुई है, इंडिया को और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को मिस्टर जॉन कैरी यहाँ पे प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई देखिए, आपको अपनी नियर टर्म प्रायोरिटीज और लॉन्ग टर्म टारगेट्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। कुल मिला के देखिए, दुनिया भर की कंट्रीज लॉन्ग टर्म टारगेट्स दे रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना ने टारगेट दिया है कि हम 2060 मतलब 2060 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब 2060 तक चाइना के जितने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होंगे और चाइना के नेचुरल रिसोर्सेज जितने एमिशंस को न्यूट्रलाइज करेंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 2060 टारगेट दे रहा है चाइना। उसी प्रकार से इंडिया का अपना खुद का एक टारगेट हो सकता है। अभी बात यहाँ पे ये है कि ये यूएस जो है वो दुनिया भर की कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि भाई अपने कार्बन न्यूट्रल होने के जो टारगेट्स है ना वो पहले दीजिए। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो एक इस प्रकार की, आप कह सकते हो, भावना दुनिया भर में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कि भाई आप ज्यादा एमिशंस करके डेवलप नहीं कर पाओगे, एमिशंस आपके लिए नुकसानदायक है, जबकि ये खुद सबसे ज्यादा एमिशंस करके बैठे हैं और उसके दम पे ही डेवलप्ड बन के बैठे हैं। अभी आप देखोगे कि इस विजिट के बाद, जॉन कैरी की विजिट के बाद, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एक लीडर समिट लेंगे ऑन क्लाइमेट, जो कि 22 से 23 अप्रैल को होगी। और इस 22 से 23 अप्रैल की लीडर समिट पे एक स्टेज सेट की जाएगी जहां पे मेजर कंट्रीज अपने प्लान को बनाएंगे कि हाँ भाई नेट जीरो कैसे कैसे होना है। कुल मिला के एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो रही है, क्लाइमेट एक्शन एंड क्लाइमेट लीडरशिप आर बीइंग इंक्रीजिंगली मेजर्ड अगेंस्ट अ प्लेनेटरी इंपरेटिव ऑफ इमिशंस रिड्यूसिंग टू नेट जीरो बाय 2050। कुल मिला के जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए 2050 तक कार्बन नेट जीरो होना जरूरी है, एमिशंस नेट जीरो होना जरूरी है। इसलिए क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट लीडरशिप की जरूरत है। लेकिन अब आप इस प्रकार के टारगेट बनाओगे अगर 2050 तक, तो प्रॉब्लम होगी इंडिया जैसी कंट्रीज को। क्योंकि इंडिया देखिए एक डेवलप्ड कंट्रीज है नहीं, बहुत लंबे समय तक हम लोग गुलाम रहे और ना ही हमने चाइना की तरह समय इस्तेमाल करके बहुत तेजी से डेवलप किया है। हमें अभी भी कार्बन स्पेस की जरूरत है, ठीक है ना। तो इंडिया के पास एक कोनुंड्रम है। पहली चीज तो यह है कि हमें डेवलप करना है और डेवलप करने के लिए हमें अपने एमिशंस बढ़ाने की जरूरत है, तो हमें कार्बन स्पेस की जरूरत है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग वुल्नरेबल कैटेगरी में भी आते हैं, तो अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो नुकसान इंडिया को भी होगा। तो क्या कोई इक्विटेबल वे है, क्या कोई बीच का रास्ता है जिससे नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को भी हम लोग मीट कर लें और कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट भी ना रुके? अब यहां पे देखते हैं कि भाई इंडिया के सामने दो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज हैं। एक्चुअली में स्ट्रेटजी इंडिया की तो क्लियर है कि हमें लॉन्ग टर्म टारगेट्स रखने हैं, अभी के लिए हमको कार्बन स्पेस चाहिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करने ही पड़ेंगे।
लेकिन ये जो यूएस और बाकी कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं और उससे बोल रही हैं कि भाई नियर टर्म प्रोग्रेस लेके आइए, 2050 के बाद का सोचेंगे तो उससे कुछ होने वाला है नहीं, ये मीनिंगफुल टारगेट्स नहीं है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ये बोल रही हैं कि 2050 या उससे ज्यादा के जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं दे आर एक्चुअली नॉट मीनिंगफुल, उनका कोई भी मतलब नहीं है, कुछ ना कुछ करके नियर टर्म टारगेट्स लेके आइए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसको आप एक रिटायरमेंट प्लान से कंपेयर कर सकते हो। रिटायरमेंट प्लान में क्या होता है कि मान लीजिए कोई नया 21-22 साल का लड़का है, उसकी नौकरी लगी है। अभी उस पर्टिकुलर लड़के के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो शुरुआत से अपनी सेविंग्स करना शुरू कर दे, तो मान लो उसकी 25,000 रुपए की तनख्वाह है, 25,000 रुपए में से उसने 1,000 या 1,500 रुपए प्रति महीने निकाल के अपने सेविंग या रिटायरमेंट फंड में डालना शुरू कर दिया। ये एक अप्रोच हो गई। दूसरा वही 25 साल का लड़का सोचेगा कि यार इतना लंबा कौन सोचे, रिटायरमेंट तक मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई कि नहीं हो गई, जिंदगी आज है तो मैं थोड़ा बहुत खत्म करता हूँ, तो जो एक्स्ट्रा राजमा चावल और पिक्चर नहीं कर पा रहे थे वो 1,000-1,500 में हो जाएगी, वो इस प्रकार से सोचेगा। कुछ लोग इस प्रकार से सोचेंगे कि भाई मैं अभी और मेहनत करता हूँ, जब 35 साल की उम्र तक मेरी जो तनख्वाह होगी अगर मान लो 1-1.5 लाख पहुंच जाती है महीने की, तो उस समय पे मैं थोड़ा ज्यादा सेव कर लूंगा, अभी के 25,000 से मैं क्या सेव करूं, ठीक है ना, इतना कम है, इसमें से क्या सेव करूं, क्या बचाऊं। तो इस प्रकार की अप्रोचेस हो सकती हैं। तो अगर कोई तुरंत नौकरी लगते ही सेव करना शुरू कर देता है तो इसको आप बोलोगे लॉन्ग टर्म अप्रोच। अगर कोई सोचता है कि भाई बाद में सेव करना शुरू करेंगे तो उसको आप बोलोगे शॉर्ट टर्म अप्रोच। अब कौन सी अप्रोच अच्छी है, यहाँ पे अगर आपसे सवाल पूछा जाए, दोनों ही अप्रोचेस देखा जाए एक प्रकार से सही है। कुछ हद तक बिल्कुल नौकरी लगते ही बचाना शुरू कर देना, ये भी अप्रोच सही है। कुछ हद तक थोड़े दिन बाद ज्यादा बचाना, ये भी सही है। और एक्चुअली में हमें क्लाइमेट चेंज में भी यही करना है। क्लाइमेट चेंज में हमें लॉन्ग टर्म गोल्स भी देखते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स भी देखते हैं। तो इंडिया अभी बिल्कुल ही एमिट करती ही चले जाए ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, नियर टर्म में शॉर्ट टर्म में कुछ सोचे ही ना, तो वो इंडिया की तरफ से गलत अप्रोच हो जाएगी। एट द सेम टाइम जो डेवलप्ड कंट्रीज इंडिया को बार बार ये नसीहतें देती रहती हैं कि लॉन्ग टर्म छोड़ो, सिर्फ शॉर्ट टर्म का सोचो, वो भी गलत है। तो इंडिया को एक अप्रोप्रिएट मिक्स बनाना है शॉर्ट टर्म अप्रोच का, लॉन्ग टर्म अप्रोच का। अब क्या इंडिया यहाँ पे कुछ कर रहा है? देखिए, इंडिया ने यहाँ पे बहुत कुछ करने की कोशिश की है। इंडिया ने अपने लिए रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को फिक्स किया है। 100 गीगावाट तो सोलर एनर्जी से बनाने का हमारा टारगेट है, ठीक है ना। 60 गीगावाट हम लोग आप कह सकते हो कि विंड एनर्जी से बनाने के टारगेट करने हैं। हम लोग बहुत तेजी से एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स प्रोग्राम्स को लेके आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत तेजी से हो रहा है, तो अगले 10 सालों में हमने टारगेट्स बना रखे हैं। और इन फील्ड्स में हमें कहीं ना कहीं रैपिड एडवांसेस भी मिले हैं। डीजल कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स, ये पेट्रोल के स्कूटर्स, सॉरी डीजल कार नहीं, इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स आगे आने वाले समय में एक रियलिटी बनने वाली, जल्दी ही ये चीजें इंट्रोड्यूस होंगी इंडियन मार्केट में। अब बात यहाँ पे ये है कि जब हम लोग शॉर्ट टर्म में इस प्रकार की स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं, मतलब हम लोग सीरियस हैं लो कार्बन ऑब्जेक्टिव्स के लिए। बात यहाँ पे ये है कि जितना हम कर सकते हैं उससे ज्यादा हम लोग यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों का इफेक्ट डेवलप्ड नेशंस में नहीं पड़ रहा है। डेवलप्ड नेशंस इंडिया को एक क्लाइमेट लगार्ड की तरह दिखाना चाहते हैं, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस चाहते हैं कि ठीक है भाई, छोटे मोटे जो आप स्टेप ले रहे हो वो तो सही है, लेकिन आप एक टारगेट दो, आप ये बताओ कि आप इस साल तक अपने आप को कार्बन न्यूट्रल कर दोगे। ये जबरदस्ती की आप कह रहे हो लिमिट डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से इंडिया के ऊपर इंपोज की जा रही है। अब ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज है अगर आप बात करो तो। ओके, पेरिस एग्रीमेंट की बात की जाए तो पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। इंडिया ने प्लेनेट के पर्सपेक्टिव से, लोगों के पर्सपेक्टिव से क्लाइमेट जस्टिस की बात की है। पेरिस एग्रीमेंट के प्रियम्बल में क्लाइमेट जस्टिस नाम का ये जो वर्ड है, ये इंडिया ने कहीं ना कहीं इंसर्ट करवाया है। और आप देखिए क्लाइमेट जस्टिस का मतलब क्या होता है यहाँ पे। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब ये है कि भाई हम ये मानते हैं कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए एक बाउंड्री होनी चाहिए परमिसिबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की, मतलब किस हद तक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एमिट किए जा सकते हैं, इसकी एक अपर लिमिट होनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं इसकी एक इक्विटेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, और इसमें आपको पास्ट एमिशंस पे ध्यान देना है। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने पास्ट में जो एमिशंस हुए हैं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। डेवलप्ड कंट्रीज को आप ब्लेम मत करो, ठीक है ना। अब देखिए, जिसने जो एमिशंस कर दिए उसके ऊपर इल्जाम डालना ठीक नहीं है, लेकिन उनको याद जरूर दिलाओ कि आपने ये किया है और हमें इक्विटेबली ये चीज चाहिए। उसके लिए यहां पे एक फॉर्मुलेशन प्रपोज किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफाई किया है हाई इनकम इकोनॉमी को कैसे, जिन कंट्रीज की नेशनल पर कैपिटा इनकम 12,536 यूएस डॉलर से ज्यादा है 2019 के प्राइसेस पे, वो हाई इनकम कंट्रीज हैं। जो हाई इनकम कंट्री है उसको 15 से 20 साल मिलने चाहिए नेट जीरो एमिशंस को
कम करने के लिए 2020 ऑनवर्ड्स, मतलब 2020 के बाद जो हाई इनकम कंट्रीज के बैकेट में आती हैं उनको मैक्सिमम 15 से 20 साल मिलने चाहिए नेट जीरो इनकम्स के लिए। तो यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्रीज को अपने आप को नेट जीरो करना पड़ेगा, कार्बन न्यूट्रल करना पड़ेगा 2035-40 तक। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, ये सही नहीं है। 2050 तक तुम इंडिया के ऊपर आप कह रहे हो कि इल्जाम डाल रहे हो कि आप कार्बन न्यूट्रल हो, वो सही नहीं है। आप पहले 2035-40 तक खुद कार्बन न्यूट्रल होइए, फिर उसके बाद क्या बोल सकते हो कि इस इनकम कैटेगरी में चाइना एंटर कर जाएगा 2025 के बाद। वो चाइना के ऊपर ये जो 15 से 20 साल की जो लिमिट है वो 2025 में लागू होगी। तो चाइना को नेट जीरो होने की जो लिमिट दे सकते हो आप दे सकते हो 2045। तो इस लॉजिक के हिसाब से चाइना 2045 तक कार्बन नेट जीरो होना चाहिए, कार्बन न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन चाइना बोलता है हम 2060 तक होंगे। और चूंकि इंडिया एक हाई इनकम इकोनॉमी 2050 तक बनेगा, तो ये जो 15 से 20 साल की जो कंडीशन है वो इंडिया के ऊपर इंपोज होने चाहिए 2050 में, मतलब इंडिया नेट जीरो बन जाएगा 2070 तक। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बाकी देश के लोग इंडिया के ऊपर बोलते हैं कि भाई तुम्हारी आबादी ज्यादा है तो हम क्या करें, तुमने पॉपुलेशन लिमिटेशन प्रोग्राम नहीं चलाया तो हम क्या करें, तुम्हारी ज्यादा आबादी के लिए हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं। डायरेक्टली कोई कंट्री नहीं बोलती है, बट इनडायरेक्टली उनका कहने का यही मतलब है। उनके लिए जो देश के गरीब लोग हैं, जो भूखे नंगे परेशान लोग हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। उनके लिए क्या, हमारे देश के कॉर्पोरेट्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। फिर एक रीसेंट काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर रिपोर्ट आई है, CEEW की रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट क्या बोलती है, रिपोर्ट आपको इस लिंक पे मिल जाएगी, कि आज की डेट की जो हाई इनकम कंट्रीज हैं उनको ज्यादा ट्रांजिशन पीरियड मिलेगा बिटवीन पीकिंग एमिशंस एंड नेट जीरो। पीकिंग एमिशंस क्या होता है, जैसे कोरोना में पीकिंग इन्फेक्शंस क्या होता है कि भाई इंडिया में सितंबर में समझा गया कि पीकिंग इन्फेक्शंस ये है कि भाई 1 लाख केसेस पर डे, और उसके बाद केसेस गिरने शुरू हो जाएंगे। ये हो गया पीक, कि भाई कोरोना की पीक आ गई, अभी इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये होता है पीकिंग। हालांकि अब 1.5 लाख जाने लगे हैं, वो एक अलग बात है। यही चीज यहां पे बोली जा रही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनके जो एमिशंस हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ये जब पीक किए, मान लीजिए किसी एक साल में किसी एक कंट्री के एमिशन, जैसे यूएस के एमिशंस पीक हुए 2005 में, उसके बाद से यूएस के एमिशंस गिर रहे हैं। अभी 2050 तक अगर यूएस बोलता है कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, तो यूएस को कितने साल का समय मिला, 45 साल का समय मिला अपने आप को कार्बन न्यूट्रल करने के लिए, अपने एमिशंस को पीक करने के बाद। और अगर आप 15 से 20 साल की भी लिमिट यहां पे लगा देते हो और इंडिया के एमिशंस पीक होते हैं 2050 में, तो भाई हमको 15-20 साल ही मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब यहां पे ये है कि जितना डेवलप्ड कंट्रीज को समय मिला है उनके एमिशंस को पीक करने में और उनको कार्बन न्यूट्रल होने में, वो समय कभी भी डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ने फर्स्ट कमर का यहाँ पे जो फायदा है वो ऑलरेडी उठा लिया है। समझ गए भाई, ये सब बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, हाउएवर पर कैपिटा इनकम कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर इनएक्शन इन करेक्टिंग इमिशंस इंटेंसिव डेवलपमेंट पाथवेज, एग्रीगेट इमिशंस आल्सो मैटर। यहां पे एक और बात बोली जा रही है कि ठीक है भाई, पर कैपिटा एमिशंस की बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हम एमिशंस करते जाएंगे। जैसे इंडिया में आबादी ज्यादा है, तो अभी इंडिया ये नहीं बोल सकता कि हमारी आबादी ज्यादा है तो हम एग्रीगेट एमिशंस पे ध्यान ही नहीं देंगे, सिर्फ पर कैपिटा एमिशंस पे ध्यान देंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, कहीं ना कहीं एग्रीगेट एमिशंस पे ध्यान देना जरूरी है, और हर कंट्री के एग्रीगेट एमिशंस आपको जोड़ने हैं। तो यूएस ने, यूरोप ने, चाइना ने, इंडिया ने, आज तक जितने भी एग्रीगेट एमिशंस हुए हैं, कहीं ना कहीं उसको जोड़ना जरूरी है। अब अगर आप बात करो the historical past century and future this century, aggregate emissions of each country not yet in the high income country category should aim to be progressively smaller than those which have achieved income status। देखिए, जो हाई इनकम कंट्रीज हैं, जैसे यूरोप की कंट्रीज हो गई, जर्मनी, फ्रांस, यूएस, इन्होंने पिछली सेंचुरी में और इस शताब्दी में जितना भी एग्रीगेट एमिशंस हुआ है, कहीं ना कहीं उस एग्रीगेट एमिशंस के बराबर डेवलपिंग कंट्रीज नहीं कर पाएंगी। अब इंडिया जैसी कंट्रीज ये टारगेट कर लें कि भाई यूएस ने तो इतने लाख टन का एडमिशन कर दिया तो हम भी इतने लाख टन का करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा बहुत तो डेवलप्ड कंट्रीज से कम रहना ही पड़ेगा, हमें प्रोग्रेसिवली स्मॉलर रहना है। तो हाई इनकम कैटेगरी वाली कंट्रीज ने जितने एग्रीगेट एमिशंस किए हैं, उन एग्रीगेट एमिशन से कम ही करनी है लो इनकम कंट्रीज को। ये बात लो इनकम कंट्रीज को माननी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं हाई इनकम कंट्रीज को लो इनकम कंट्रीज की मदद भी करनी पड़ेगी थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉस्ट रिडक्शंस, इस चीज को मीट कराने में। तो यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बनती है। ओके,
नियर टर्म एक्शंस को लॉन्ग टर्म एक्शंस के साथ जोड़ के प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सिर्फ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच यहाँ पे नहीं चल पाएगा। इंडिया की अगर आप बात करो तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के दम पे इंडिया ने अपनी सोलर कॉस्ट को कम किया है और आज की डेट में देखिए एक बड़े स्केल पे सोलर एनर्जी को इंडिया इंस्टॉल कर रहा है और पावर प्रोड्यूस भी कर रहा है। आगे आने वाले समय में इस स्पीड से इंडिया चलता रहा तो इंडिया जल्दी ही 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से पैदा करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को देखना है, सेक्टोरल पाथवेज को भी देखना है, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट करना है, क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर में नए टेक्नोलॉजीज, बिजनेस मॉडल, लाइफस्टाइल, बिहेवियरल चेंजेस, ये सब हमको करने हैं। हमें एग्रीगेट एमिशंस डेवलप्ड कंट्री से कम ही रखने हैं, लेकिन पर कैपिटा एमिशंस एक लिमिट से कम नहीं कर सकते। ये यूएस का जो प्रेशर है हमारे ऊपर कि नहीं भाई 2050 तक तुम भी क्लाइमेट न्यूट्रल हो जाओ, वो नहीं हो पाएगा। एज सिंपल एज दैट, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है ऑथर के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, a small step on medical termination of pregnancy law amendments. Medical termination of pregnancy law should recognize the primacy of women's agency. इसके रिस्पेक्ट में शुरुआत में जो मैंने वीडियो का रेफरेंस दिया है उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, उससे आपको इसके बेसिक्स थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। Emancipation is seldom a linear progression to finish. The hurdles are many, some entrenched in mind. The passing of amendments to MTP Act in India recently is a step towards recognizing the rights of women, but no giant leap. क्या कहने का मतलब है? Emancipation मतलब कि कोई इंसान परेशान है और उस परेशानी से उसको मुक्त कर देना, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में बहुत सारे हर्डल्स हो सकते हैं और भले ही आप हर्डल को क्रॉस करके आगे बढ़ो, लेकिन हर्डल पूरी तरीके से नहीं जाएंगे। मतलब क्या है, एमटीपी में यही चीजें कही गई हैं। जो पुराना एक्ट था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, उसके रिस्पेक्ट में ये जो नए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट्स एक्ट आए हैं 2021 के, वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव है, लेकिन एमटीपी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते। एमटीपी 1971 की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते। देयर इज नो जायंट लीप। कहने का मतलब ये है कि एमटीपी एक्ट में 1971 में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती थी वो आज भी एग्जिस्ट करती। जैसे कि जो नया 2021 का अमेंडमेंट आया है उसने ये बोला है कि 24 हफ्तों के बाद आप अबॉर्शन करवा सकते हो अगर कोई फोटल एनोमलीज है। अगर सच में आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है आपकी फीटस के रिलेटेड तो आप अबॉर्शन करवा सकते हो। फिर ये बोला गया कि अबॉर्शन तो करवा सकते हो लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और वो मेडिकल बोर्ड जब अप्रूवल दे देगा तब आप अबॉर्शन करवा सकते हो। अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक बड़ी चीज निकल के ये आती है कि एक वुमेन का हक होना चाहिए अपनी बॉडी के ऊपर। यहाँ पे ये हक उससे छूना जा रहा है। एक मेडिकल बोर्ड के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है और इस मेडिकल बोर्ड की फंक्शनिंग में काफी प्रॉब्लम्स है। ये मेडिकल बोर्ड कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके पास लिमिटेड टाइम होता है, वो आपके एडजुडिकेटरी प्रोसेस का इंतजार नहीं कर पाएगी। उसकी बॉडी का सवाल है, उसकी जिंदगी का सवाल है, तो उसको डिसीजन लेना है। तो उसको डिसीजन एक दो या मैक्सिमम एक हफ्ते में मिलना चाहिए, एक दो दिन में या एक हफ्ते में मिलना चाहिए। ये नहीं है कि अब मेडिकल बोर्ड बैठेगा, कल परसों हियरिंग है, तीसरी हियरिंग है, ये सब नहीं हो पाएगा उस समय पे। उस समय पे लेडी के दिमाग के ऊपर मेंटल प्रेशर भी होता है। तो यहाँ पे जो मेडिकल बोर्ड बनाने वाली बात कही गई है ये ठीक नहीं। पहली बात तो यहाँ पे ये बोली जा रही है। फिर क्या जा रहा है, The amended act also allows the termination of pregnancy until 20 weeks based on the opinion of one qualified doctor. An improvement from the consensus between two doctors clause. एक चीज जो यहाँ पे MTP अमेंडमेंट 2021 में अच्छी हुई है विद रिस्पेक्ट टू 1971 के एक्ट में ये था कि 20 हफ्ते तक आप अबॉर्शन करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए दो डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन चाहिए कि हाँ भाई अबॉर्शन कर दो। लेकिन अब केवल एक डॉक्टर का रिकमेंडेशन चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बेटर है कि एक डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे आप अबॉर्शन करवा सकते हो। फिर एमटीपी एक्ट 1971 में यह था कि भाई एक वुमेन जब अबॉर्शन करवाने आएगी तो वहां पे जो उसका पार्टनर होगा वो हस्बैंड होना चाहिए। अब हस्बैंड नाम के शब्द को हटा के वर्ड पार्टनर डाल दिया गया है। मतलब कि पहले क्या होता था एमटीपी एक्ट 1971 में कि जो अनमैरिड कपल्स प्रेग्नेंट हो जाती थी लेडीज, उनका लीगल तरीके से अबॉर्शन करवा पाना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि एमटीपी एक्ट 1971 में हस्बैंड लिखा हुआ है। लेकिन अब एमटीपी एक्ट का जो 2021 का अमेंडेड वर्जन आया है वो ये बोलता है कि हस्बैंड नहीं, पार्टनर। मतलब आपका पार्टनर अगर आपके साथ आके एसेंट देता है कि भाई हमको ये अबॉर्शन करवाना है तो अबॉर्शन करवाया जा सकता है। मतलब पहले जो डायलॉग इट वाज क्या ना लिमिटेड टू कन्फाइंस ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप, ये अब नहीं है। ओके, अब आप मैरिटली कनेक्टेड हो, मैरिड हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना, आप अबॉर्शन करवा सकते हो इवन इफ यू आर अनमैरिड, चूंकि मैं कहूंगा एक बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप है। चूंकि वो लेडीज जो कि विदाउट मैरिज प्रेग्नेंट हो जाती थी उनको हमेशा दिमाग में यही डर लगा रहता था कि कहीं घर पे ना पता चल जाए, घर पे पता चल जाएगा तो पापा मम्मी मारेंगे, भैया मारेगा, तो इस प्रकार की चीजें अब नहीं होंगी।
अब भाई वो अपने पार्टनर के साथ जो भी है, अगर वो मैरिड नहीं भी है, जाके अबॉर्शन के लिए ऑप्ट कर सकती है, बशर्ते वो एक टाइम लिमिट की रेंज में हो। आप देखो इंडिया में जो अनसेफ और इलीगल अबॉर्शंस हर साल होते थे वो 8 लाख थे। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो प्रोग्रेसिव हैं एमटीपी 2021 के अमेंडमेंट्स, बट पूरी तरीके से यहाँ पे प्रोग्रेसिव नहीं है। एक और चीज पे ध्यान देना होगा यहाँ पे कि इस एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट का फायदा उठा के सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस ना होने पड़े लगे, इस बात का भी सरकार को ध्यान देना होगा। क्योंकि एमटीपी एक्ट की आड़ में सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस होने लगे कि भाई लड़कियां हैं तो हम लड़कियां नहीं चाहते, केवल लड़के चाहते हैं और उनको गिरा दिया, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। कुल मिला के यहाँ पे एक चीज को अभी भी इग्नोर किया गया है, वुमेन्स एजेंसी ओवर रिप्रोडक्शन। एक लेडी का जो अधिकार होता है अपने बॉडी के ऊपर, यह अधिकार उससे छीना गया है। अगर 24 हफ्ते के बाद उसको अबॉर्शन चाहिए तो टेक्निकली जो डेवलप्ड कंट्रीज का नॉर्म है कि वो लेडी और उसका गायनेकोलॉजिस्ट, अगर गायनेकोलॉजिस्ट उस लेडी को रिकमेंड कर देता है कि भाई तुम अबॉर्शन करवा लो, तो अबॉर्शन हो जाता है। बट इंडिया में आपको एक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए मेडिकल बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा, उस मेडिकल बोर्ड को अपनी बातों को समझाना पड़ेगा। अभी एक प्रेग्नेंट लेडी इतने सही दिमाग में नहीं होती कि वो ये सब चीजें कर पाए, उसे कहीं ना कहीं ये चीज फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जाएगी, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ खतरे में डालेगी। तो ये प्रोग्रेसिवनेस इस चीज में यहां पे कम है, आप इस तरीके से देख सकते हो। फिर जो पुराने लॉज थे वो कहीं ना कहीं लिमिटेड टाइम क्यों देते थे अबॉर्शन का, उनका रीजन ये था 1971 के एमटीपी लॉ की प्रॉब्लम थी कि भाई उस समय पे मेडिकल साइंस उस लेवल पे प्रोग्रेस नहीं करी हुई थी। लेकिन आज की डेट में मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई। आज की डेट में जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो ये कह सकते हैं कि आपकी फाइनल टर्म ऑफ प्रेगनेंसी तक भी सेफली आपका अबॉर्शन हो सकता है। तो जब मेडिकल साइंसेज बढ़ गई है तो दकियानूसी ख्यालात क्यों रखने हैं, कहीं ना कहीं लॉ भी प्रोग्रेसिव होना चाहिए, इस चीज की यहाँ पे डिमांड की जा रही है। तो ये था ये आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, अनदर बिगिनिंग, फार्माको विजिलेंस इज वाइटल एज मोर वैक्सीन बिकम अवेलेबल एंड न्यू साइड इफेक्ट सीन। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंडिया में कहीं ना कहीं वैक्सीन की शॉर्टेज आ रही है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सीधे सीधे केंद्र सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। केंद्र सरकार बोल रही नहीं भाई इनफ वैक्सीन है। रिसेंटली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने स्पुतनिक 5 वैक्सीन को यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंदर। अब तक जनवरी से लेकर अब तक इंडिया की जो वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी है वो केवल 2 दवाइयों पे डिपेंडेंट है। मेनली जो दवाई है वो है कोविशील्ड, जो कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन है, और जो दूसरी दवाई है वो है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। इसके अलावा कोई और दवाई अभी भी इंडिया में इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव नहीं की गई है। अभी रिसेंटली अप्रूव की गई स्पुतनिक 5, थोड़ा बहुत उसको भी मार्केट में पहुंचने में समय लगने वाला है। अब बात यहाँ पे ये है कि भारत सरकार बहुत सीरियसली इस बात को सोच रही है कि जो फॉरेन मेड वैक्सीन हैं उनको रेगुलेटरी एजेंसीज की तरफ से अप्रूवल मिलना चाहिए। उन फॉरेन मेड वैक्सीन को जिनको यूएस, यूको, यूरोप, जापान में अप्रूवल दे दिया गया है, और कहीं ना कहीं वो लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड इमरजेंसी यूज वैक्सीन में आती हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने जिन वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया, जो वैक्सीन ऑलरेडी यूएस, यूके, यूरोप, जापान में एडमिनिस्टर की जा रही है, उनको इंडियन मार्केट्स में भी इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे देना चाहिए। कहीं ना कहीं स्पुतनिक 5 एक ऐसी वैक्सीन है। यहाँ पे लोकल क्लिनिकल ट्रायल, फुल फ्लैश ट्रायल कराने की जरूरत नहीं है, बट एक पैरेलल ब्रिजिंग ट्रायल कराने की जरूरत है। अब आप बोलोगे लोकल क्लिनिकल ट्रायल और पैरेलल ब्रिजिंग ट्रायल में क्या फर्क है? देखिए, लोकल क्लिनिकल ट्रायल वो ट्रायल होता है जो प्रॉपर तरीके से कराया जाता है कि आपने वॉलंटियर्स ढूंढे, वॉलंटियर्स में से आधे को आपने प्लेसेबो दिया, आधे को आपने, ठीक है ना, वैक्सीन दी। फर्स्ट फेज ट्रायल हुए, सेकंड फेज ट्रायल हुए, थर्ड फेज ट्रायल हुए, वो पूरा ट्रायल हुआ। अब इस प्रकार के ट्रायल्स अगर फॉरेन कंट्रीज में हो चुके हैं तो इंडिया में आपको सिर्फ ब्रिजिंग ट्रायल कराने की जरूरत है। आप बोलोगे ब्रिजिंग ट्रायल क्या होता है? ब्रिजिंग ट्रायल एक ऐसा ट्रायल होता है कि मान लीजिए उस वैक्सीन की जितनी भी टेस्टिंग हुई है वो ब्राजील में हुई है, लेकिन ब्राजील के लोगों की जो रेस है वो अलग है इंडियन रेस से। तो ब्राजील के लोगों के शरीर के गेटअप, जेनेटिक मेकअप पे जिस प्रकार से वो दवाई इफेक्ट करेगी, हो सकता है इंडिया के लोगों के जेनेटिक मेकअप पे थोड़े डिफरेंसेस आ जाए। तो ये जो ब्रिजिंग ट्रायल्स होते हैं ना, वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो ट्रायल्स किसी दूसरी आबादी पे हुए, वो ट्रायल्स अगर इंडियन लोगों पे हो रहे हैं तो उसके कोई अनटोवर्ड इफेक्ट नहीं होंगे, बस इसलिए होते हैं ब्रिजिंग ट्रायल्स। आप कह सकते हो कि जो ब्रिजिंग ट्रायल्स होते हैं ना, वो फुल फ्लेश ट्रायल्स से थोड़े कम स्ट्रिक्ट होते हैं, बस यही फर्क होता है। ठीक है, तो एक वैक्सीन जो कि दूसरी कंट्री में अप्रूव हुई है वो अनटोवर्ड इफेक्ट्स हमारी कंट्री में ना लेके आए, इसलिए ब्रिजिंग ट्रायल्स यहाँ पे करवाए जाते हैं। ओके, अब अगर बात की जाए तो ब्रिजिंग ट्रायल्स करवाने यहाँ पे जरूरी है, फुल फ्लेश ट्रायल यहाँ पे नहीं हो सकते, रीजन बीइंग इंडिया एक क्राइसिस में है। अब इंडिया की भी यहाँ पे गलती पॉइंट आउट की है। पहली गलती यहाँ पे ये बोली गई है कि देखिए, इंडिया में
जब समय था तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन का प्रॉपर तरीके से क्लिनिकल ट्रायल क्यों नहीं हुआ? तो आप देखिए जनवरी में इन वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया। जनवरी में केसेस इतनी बुरी तरीके से नहीं फैल रहे थे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी की बात करिए, उस समय पे आपने कोवैक्सीन और कोविशील्ड का प्रॉपर तरीके से ट्रायल नहीं करवाया, उनके ट्रायल रिजल्ट्स को पब्लिश नहीं किया। इस ये ना करने की वजह से जो लोगों का भरोसा था ना इन वैक्सीन पे, वो लोगों का भरोसा नहीं रहा और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में हेजिडेंसी रही और इस हेजिडेंसी के चलते ज्यादा लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए सामने आए नहीं। अगर उस समय का इस्तेमाल करके भारत सरकार कोविशील्ड और कोवैक्सीन की प्रॉपर ट्रायल्स करवाती, उन ट्रायल्स के रिजल्ट्स को पब्लिक डोमेन में पब्लिश करती, तो लोगों के अंदर एक भरोसा उठता और ज्यादा तादाद में लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए जाते। लेकिन अभी वो ज्यादा तादाद में वैक्सीनेशन कराने के लिए गए नहीं। पहली पॉइंट गलती। दूसरी गलती यह है कि यूएस यूके ने जिन वैक्सीन को भी अप्रूवल दिया, उन वैक्सीन के बहुत हैवी स्टॉक्स को प्रोक्योर करके अपने पास रखा। इंडियन गवर्नमेंट ने इन हैवी स्टॉक्स को क्यों नहीं प्रोक्योर किया? इंडियन गवर्नमेंट दुनिया भर में अपने आप को वैक्सीन के निर्माता की तरह दिखाई घूम रही थी, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट सीधे सीधे ये भी नहीं बोल पा रही है कि हम अपने देश के सारे नागरिक को वैक्सीन दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। देखिए, now it seems India is taking a cue from these countries by conceding that no country can be entirely आत्मनिर्भर in vaccinating its population। मतलब कि अभी तक इंडिया जो कि इस चीज को क्लेम कर रहा था कि हम अपनी पॉपुलेशन के लिए तो वैक्सीन बना ही लेंगे, हम दुनिया के लिए भी वैक्सीन बना देंगे, अब इंडिया शायद इस बात को रियलाइज कर पा रहा है कि हम अपनी ही पॉपुलेशन के लिए पूरी तरीके से वैक्सीन बना दें, यही मुश्किल है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इंडिया में बहुत सारे अलग अलग वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो वेरियस स्टेजेस ऑफ अप्रूवल पे हैं। ठीक है भाई, अब प्रॉब्लम यहां पे इंडिया के सामने यह है कि इंडिया की कोई सरकारी कंपनी यहां पे इन्वॉल्व नहीं है। जितने भी वैक्सीन अप्रूवल स्टेजेस पे जो दवाइयां हैं, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज की दवाइयां हैं और प्राइवेट कंपनीज की दवाइयों में एक प्रॉब्लम होता है, प्राइवेट कंपनियां अपनी दवाई को उस बिडर को भेजती हैं जो सबसे ज्यादा दाम देता है। तो भारत सरकार के पास तो दाम देने की लिमिटेड कैपेबिलिटी है। तो यहां पे इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी फंस सी गई है। इसलिए इस बात पे आप कह सकते हो कि ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा अगर आने वाले समय में बहुत सारी वैक्सीन को इंडिया में अप्रूवल दिया जाए, क्योंकि जब लोगों के पास चॉइसेस बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं अच्छा ही है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग के पास थोड़ा बहुत पैसा है, वो अपनी जेब से पैसा खत्म करके जाके डोज ले लेंगे। ओके, यहाँ पे क्योंकि भारत सरकार अब अपनी जेब से खरीद के तो सबको वैक्सीन दे नहीं सकती और कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी इस वैक्सीन को यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर नहीं रही है। ओके भाई, समझ गए। अब यहां पे इंडिया को एक चीज इंश्योर ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा डोजेस अवेलेबल हो ताकि एडल्ट पॉपुलेशन को, बहुत कह सकते हो एक मेजॉरिटी ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर दिया जाए, ये जरूरी है। इंडिया में से कंपेयर करो अगर आप यूएस को, तो यूएस में पैंडेमिक की जो वेव है वो एब हो गई है, टॉप पे आ गई। क्यों? क्योंकि यूएस के 30% ऑफ द एडल्ट्स को एटलीस्ट 1 डोज तो वैक्सीन की मिल चुकी है। अब इंडिया अगर अपने 30% लोगों को एक डोज देने की बात करें तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। इंडिया की आबादी 140 करोड़ है और उसका 30% हो जाएगा 42 करोड़। 42 करोड़ लोगों को एक डोज दे पाना भी इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। और इंडिया के हेल्थ सेक्टर के हालात आपको पता ही है। पिछले साल जब कोरोना फैलना शुरू हुआ था, हॉस्पिटल बेड्स की कमी थी, वेंटिलेटर्स की कमी थी, ड्रग्स की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। और कहीं ना कहीं इस साल जब एकदम से कोरोना का इन्फेक्शन फैलना शुरू हुआ है और जब स्टेट्स अलग अलग वैक्सीन की कमी की यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो इंडिया के फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम को स्टेप अप करने की यहाँ पे जरूरत है और इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन को अवेलेबल करवाए। ये बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका बिम्स्टेक नीड्स टू री इन्वेंट इटसेल्फ। ठीक है भाई, बिम्स्टेक के बारे में आप बात की। थोड़ा सा ये जो आर्टिकल है ना दोस्तों, ये थोड़ा अलग है। ओके, अगर आप बात करो तो इंटरनेशनल रिलेशंस की फील्ड में इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, उसमें एक ऑप्शन बिम्स्टेक के फॉर्म में निकल के आता है। अगर बात की जाए बिम्स्टेक में मेंबर्स कौन कौन से, तो राइट साइड पे आपको उसकी मेंबरशिप नजर आ रही है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, तो BBIN तो है ही, प्लस म्यांमार भी है, श्रीलंका भी है, थाईलैंड भी है। ठीक है ना। अभी के लिए 2018 से चेयरमैनशिप बिम्स्टेक की किसके पास है? श्रीलंका के पास है। तो बिम्स्टेक को अपने आप को री इन्वेंट करने की जरूरत है। आप कह सकते हो कि ये एक ऐसी ग्रुपिंग है जिसका वर्क प्रोग्रेस में है, लेकिन अभी भी इसके आगे आने वाले में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। क्या ऑब्स्टिकल्स हैं? पहले तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। रिसेंटली बिम्स्टेक के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। फुल फॉर्म क्या है इसका? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इसके, ये 1 अप्रैल को वर्चुअली मिले। ओके, आप कह सकते हो कि 17th टाइम इसकी मीटिंग हुई है। इन्होंने अपने एजेंडा के बारे में बात की। कहीं ना कहीं जो बिम्स्टेक का एजेंडा है वो पैंडेमिक के चलते इग्नोर हो गया है। लास्ट टाइम जो बिम्स्टेक की
मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी वो अगस्त 2018 में हुई थी। ओके, उसके बाद अब मिनिस्ट्रियल मीटिंग अप्रैल 2021 में हो रही है। इसके बाद की जो मीटिंग होगी वो कहीं ना कहीं श्रीलंका में होगी कुछ महीने बाद, ऐसा अभी शेड्यूल है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि इस समय में अगर आप देखो तो जो बाकी मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स हैं जैसे कि G20 हो गया, एशियन हो गया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, SCO हो गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनकी मीटिंग्स हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान 2020 में भी हुई थी, लेकिन बिम्स्टेक के लीडर यहाँ पे नहीं मिले। इवन आप देखोगे सार्क की मीटिंग, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के लीडर्स की मीटिंग भी हुई थी 1 साल पहले, लेकिन बिम्स्टेक की मीटिंग नहीं हुई। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम थी कि बाकी सारे मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स मिल रहे हैं और बिम्स्टेक की मीटिंग को कराने में अप्रैल 2021 लग गया 2018 से लेकर अब तक। यहाँ पे बहुत सारे कंटेक्चुअल फैक्टर्स की बात हो रही है। सबसे पहले बात की जाए तो ये जो बिम्स्टेक बना था ये एज अ ग्रुपिंग ऑफ 4 नेशंस बना था। इनिशियली इस बिम्स्टेक में 4 नेशंस थे, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया और थाईलैंड। किसके थ्रू बना था? बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बना था 1997 में, ठीक है। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा था। बिम्स्टेक को बाद में एक्सपेंड किया गया जिसमें 3 कंट्रीज मिलाई गई, म्यांमार, नेपाल और भूटान। अब ये बन गया बिम्स्टेक। पिछले 20 साल की इसकी हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो देखिए 1997 से 2017 तक की अगर आप बात कर लो तो 20 सालों में केवल 3 समिट्स हुई इसकी और अचीवमेंट्स इसके बहुत ही कम थे। तो 1997 में जितनी स्पीड से और जितनी फैनफेयर से इसको बनाया गया, इसके ऊपर जो बातचीत थी, इसकी जो मीटिंग्स थी, वो उतने ही कम पेस से हुई। न्यू दिल्ली ने, इंडिया ने, और इंडिया यहाँ पे एक सेंट्रल कंट्री की तरह है तो ऑब्वियस सी बात है अगर बिम्स्टेक को सक्सेसफुल बनाना है तो इंडिया का इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब न्यू दिल्ली ने स्पेशल अटेंशन देना शुरू किया बिम्स्टेक को, कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली को रियलाइज हुआ कि जो सार्क है ये फॉल्टर कर रहा है और सार्क फॉल्टर कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान के गंदे रिश्तों के चलते। तो इंडिया को समझ में आया कि भाई हमको एक ऐसी ग्रुपिंग पकड़नी पड़ेगी जहां पे पाकिस्तान ना हो। तो इनको समझ में आया कि बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक के लीडर्स जो कि एक दूसरे के साथ उतना नहीं मिल रहे थे, कहीं ना कहीं इनकी एक आउटरीच समिट हुई, ओके, ब्रिक्स लीडर्स के साथ गोवा में अक्टूबर 2016 में, और वहां पे काफी इंटरनेशनल लाइमलाइट में आया ये बिम्स्टेक। कुल मिला के अब आप देखोगे कि इंडिया बहुत प्रोएक्टिवली बिम्स्टेक को इंटरनेशनल अरेना में पुश करने की कोशिश करेगा। रीजन बीइंग इंडिया सार्क से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और सार्क से कुछ पोटेंट आउटपुट निकल के आ नहीं रहा था। सार्क में इंडिया अगर कुछ करने की कोशिश भी करता था तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसके एफर्ट्स को रोक देता था। तो किसी एक ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहां पे पाकिस्तान ना हो, तो बिम्स्टेक को इंडिया ने प्रमोट करना शुरू किया। फिर 4th लीडर समिट हुई इस बिम्स्टेक की काठमांडू में अगस्त 2018 में। यहाँ पे एक एम्बिशियस प्लान बनाया गया इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का, रिन्यूएबल का, जिससे इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को बढ़ाया जाएगा। ये सब बातें यहाँ पे बोली गई। फिर बोला गया कि एक चार्टर डिवाइस किया जाएगा बिम्स्टेक का, जिसमें एक फॉर्मल और स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन बनाई जाएगी अलग अलग कंट्रीज के बीच में। शेयर्ड गोल क्या होगा? अ पीसफुल, प्रॉस्पेरस एंड सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल रीजन। तो अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बोली गई, ठीक है। जब दूसरी मोदी सरकार आई मई 2019 की, मोदी सरकार की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, तो बिम्स्टेक के लीडर्स को बुलाया गया, सार्क के लीडर्स को नहीं, मतलब पाकिस्तान के लीडर को इफेक्टिवली नहीं बुलाया गया, बिम्स्टेक के सारे लीडर्स को यहाँ पे बुलाया गया। ओके, तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि जो इंडिया के लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं बिम्स्टेक के प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप काठमांडू समिट अगस्त 2018 से आगे आओ, लगभग 2.5 साल बीत चुके हैं और अब जाके यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है 1 अप्रैल 2021 को। अभी भी जो बिम्स्टेक का चार्टर है वो अडॉप्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। रैशनलाइजेशन ऑफ सेक्टर्स और सब सेक्टर्स करने की बात हो रही है। अलग अलग कंट्रीज जिस सेक्टर में भी लीड लेना चाहते हैं, जिस सेक्टर में भी कोऑपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो अपने सेक्टर को प्रपोज करके आगे लेके आ सकते हैं। फिर इन फॉरेन मिनिस्टर्स ने ये भी बोला कि एक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बनाएंगे जिससे ट्रेड्स का मूवमेंट, लोगों का मूवमेंट इन कंट्रीज में बहुत तेजी से बढ़े। फिर इस बात की भी प्रिपरेशंस की गई है कि 3 एग्रीमेंट्स को साइन किया जाएगा। एक एग्रीमेंट होगा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स, दूसरा एग्रीमेंट होगा कोऑपरेशन बिटवीन डिप्लोमेटिक अकेडमीज, तीसरा होगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी इन कोलंबो। तो ये सब बातें बिम्स्टेक के अंदर करने की बात करी जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिम्स्टेक के एजेंडा से बहुत सारी चीजें मिसिंग भी हैं। जनवरी 2018 में एक स्टडी कंडक्ट कराई गई फिकी के द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। इसने बोला कि बिम्स्टेक को अर्जेंटली जरूरी है एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। बिम्स्टेक नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा अगर बिम्स्टेक की पार्टनरशिप को आपको आगे लेके जाना है तो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। आप इकोनॉमिक एंगल को एक लिमिट से ज्यादा हटा नहीं सकते।
तो फिकी ने यहाँ पे सजेस्ट किया कि बिम्स्टेक के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए, तो ही वो रियल गेम चेंजर होगा। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो वो गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट तीनों में ट्रेड को प्रमोट करता हो। हार्मोनाइजेशन और रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन, रीजनल वैल्यू चेन्स को डेवलप किया जाए, नॉन टैरिफ बैरियर्स को एलिमिनेट किया जाए, ये सब बातें यहाँ पे बोली गई। ठीक है भाई, अगर आप देखो तो बिम्स्टेक अभी भी एक वर्क इन प्रोग्रेस है, बातचीत हो रही है, बिम्स्टेक फ्री ट्रेड फ्रेमवर्क की बात हो रही है। अगर आप बात करो तो 20 साल के नेगोशिएशंस के बाद ये देखिए, ऑन दिस स्कोर बिम्स्टेक remains a work in progress. Over 20 rounds of negotiations to operationalize the BIMSTEC Free Trade Area Framework Agreement signed in 2014 are येट टू बियर फ्रूट। यानी 1997 में जब ये बिम्स्टेक बना उसके बाद 20 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हो चुके हैं और 20 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस में बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एरिया फ्रेमवर्क बनाने की बात हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये फ्री ट्रेड एरिया फ्रेमवर्क नहीं बन पाया है। कहीं ना कहीं कंट्रीज इंपोर्ट ड्यूटीज को लेके, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन को लेके आपस में लड़ रही हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर रीजनल ग्रुपिंग को आपको सक्सेसफुल बनाना है तो इकोनॉमिकली उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इकोनॉमिकली यहाँ पे बिम्स्टेक एरिया इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, इसका फ्री ट्रेड एरिया फ्रेमवर्क अब तक साइन नहीं हो पाया। तो क्या किसी भी फील्ड में बिम्स्टेक ने अच्छा नहीं किया है? बिल्कुल किया है। तो अगर आप बात करो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR की बात करिए, सिक्योरिटी की बात करिए, काउंटर टेररिज्म की बात करिए, साइबर सिक्योरिटी की बात करिए, कोस्टल सिक्योरिटी की बात करिए, यहाँ पे बिम्स्टेक आगे गया है। इंडिया ने बहुत कॉन्स्टेंट फोकस के साथ, मैरीटाइम सर्वेलेंस के साथ बिम्स्टेक को सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ में जोड़ा है। कुछ जो मेंबर स्टेट्स हैं आपके बिम्स्टेक के, वो तो ये तक कंप्लेन करते हैं कि भाई बिम्स्टेक का ओवर सिक्योरिटाइजेशन हो रहा है। कंप्लेन करने का मतलब ये है कि बिम्स्टेक में ट्रेड एलिमेंट को उतना इंपॉर्टेंस ना देके डिजास्टर रिलीफ, सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है। कुल मिला के अलग अलग मेंबर्स का भी ये मानना है कि ठीक है भाई, सिक्योरिटी के ऊपर कोऑपरेशन जरूरी है, कहीं ना कहीं सॉलिड अरेंजमेंट्स होने चाहिए सिक्योरिटी को लेके, बट इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी लेके होने चाहिए। बिम्स्टेक प्रोजेक्ट में एकेडमिक कम्युनिटी, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी जब तक मिल के कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक, आप कह सकते हो, पॉलिसी नहीं बनाएंगे तब तक काम बनेगा नहीं। तो एक्सेसिवली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ और सिक्योरिटी पे आप बैंक कर रहे हो, अच्छी बात है। अगर इसके साथ आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ा देते हो तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि यहाँ पे काफी कुछ अचीव किया जा सकता है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है? द गोल नाउ शुड बी टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स लीडिंग टू बिम्स्टेक सक्सेस। बिम्स्टेक के सक्सेस में जो ऑब्स्टेकल है उनको ओवरकम करना है। उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? एक स्ट्रॉन्ग बिम्स्टेक के लिए बिम्स्टेक के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके अंदर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम है। इंडिया नेपाल के अपने इश्यूज हैं, इंडिया श्रीलंका के अपने इश्यूज हैं, बांग्लादेश म्यांमार के अपने इश्यूज हैं। इन इश्यूज के चलते, और ये सारी की सारी कंट्रीज बिम्स्टेक की पार्ट है, तो बिम्स्टेक के अंदर अब देखिए सार्क क्यों फेल हो रहा है? सार्क इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि सार्क के जो सबसे बड़े दो मेंबर्स हैं इंडिया पाकिस्तान, वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए सार्क से बिम्स्टेक पे आना पड़ा इंडिया को। अभी बिम्स्टेक के अंदर भी 3-4 मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहेंगे तो बिम्स्टेक भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इंडिया नेपाल, इंडिया श्रीलंका और बांग्लादेश म्यांमार के जो इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा, प्लस बिम्स्टेक में सारी कंट्रीज तब बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो पाएंगी जब पुराने अरेंजमेंट से वो हटेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सार्क की बात करो तो नेपाल और कोलंबो चाहते हैं कि सार्क समिट को रिवाइव किया जाए, ठीक है ना। बिम्स्टेक में नेपाल और श्रीलंका पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं बट उतना इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते नजर नहीं आ रहे। प्लस कहीं ना कहीं यहाँ पे चाइना फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाइना की जिस हद तक इंटरफेरेंस है साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस कॉन्फ्रेंस में एक बांग्लादेशी स्कॉलर ने क्वेश्चन बोल दिया कि बिम्स्टेक तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक चाइना इसमें एक प्रिंसिपल इंटरल्यूकेटर और पार्टनर की तरह इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब बिम्स्टेक की सक्सेस इस बात पे डिपेंडेंट होगी कि चाइना उसमें इन्वॉल्व हो। अब ऑब्वियस सी बात है, इस व्यू पॉइंट को इंडिया और इंडिया के एलाइज कभी भी सपोर्ट करने वाले नहीं है। फिर एक और क्रूशियल फैक्टर है यहाँ पे, म्यांमार इसका पार्ट है बिम्स्टेक का, और म्यांमार में रिसेंटली एक तख्ता पलट हुआ है, मिलिट्री कूप हुआ है। अभी प्रॉब्लम यह है कि म्यांमार के मिलिट्री कूप में जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको मारा जा रहा है, पॉपुलर रेजिस्टेंस को दबाया जा रहा है, कितने सारे लोगों को गोलियों से मार दिया गया। और उसके बाद बिम्स्टेक की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में म्यांमार पार्टिसिपेट करेगा, और इस मीटिंग में हो सकता है कि कोलंबो में इनके जो कमांडर इन चीफ है ना, मिन ऑन्ग हलुंग, ये प्रेजेंट हो। तो म्यांमार एक तरफ पे अपनी जनता पे अत्याचार कर रहा है और दूसरी तरफ पे वो अत्याचार करने वाला मिलिट्री लीडर उसी बिम्स्टेक की
समिट में बैठ के लोगों के साथ पीस की बात कर रहा है, ये बात थोड़ी सी अजीब नजर आएगी दुनिया भर के देशों को। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब म्यांमार का ये जो मिलिट्री लीडर जो वहां पे अत्याचार कर रहा है, अगर वो इस बिम्स्टेक के फोरा में बैठ के बातचीत करते नजर आया, तो दुनिया भर की कंट्रीज खुद बिम्स्टेक के ऊपर सवाल उठाने लगेंगी कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है। ये आर्टिकल लिखा है राजीव भाटिया साहब ने, डिस्टिंग्विश फेलो हैं गेटवे हाउस के, और पहले एम्बेसडर भी रह चुके हैं म्यांमार में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट।